सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, फाइनल अकाउंट्स का एक सेगमेंट जो बहुत सा स्टूडेंट्स बोलता है कि प्रॉब्लम करता है। देखो, आप लोग को एक टेंडेंसी है, आप फाइनल अकाउंट जो नॉर्मल क्लास 11 में सीखा है वो एग्जाम में आ जाता है, आप कंफर्टेबली कर लेते हैं, ठीक है। बट अचानक से इंस्टीट्यूट एक नया एलिमेंट ऑफ क्वेश्चन डालता है, उसमें आप लोग बहुत डर जाता है। बट ट्रस्ट मी, आज का पूरा यदि लेक्चर अच्छे से अटेंड किया तुम लोग, फाइनल अकाउंट्स का जो और एक सेगमेंट है जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बोलते हैं, एकदम ग्रिप में होगा। आपको कभी डर ही नहीं लगेगा एंड 100% आपका 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आएगा। इफ इंस्टीट्यूट 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे, चाहे आपसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे, बस एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझना है, काम डाउन रहना है। पहले मुझे मेरा पार्ट खत्म करने देना, उसके बाद कोई भी डाउट है तो अपन डिस्कस करेगा। मुझे पता है आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं, बट सब कोई पार्टिसिपेट करना। देखो, आज अपने को डिस्कस करना है फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। फाइनल अकाउंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल अकाउंट? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद ईयर एंड में जो अपन बनाते हैं फाइनलाइज एकदम, उसको फाइनल अकाउंट बोलता है। जिसमें हमने देखा कि तीन चीज तो सबको याद है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट, ठीक है। दो टाइप का ऑर्गेनाइजेशंस है। एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, बना बनाया सामान खरीदता है और मार्केट में सेल आउट करता है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग एंटिटी। और एक टाइप का बिजनेस होता है जहां पे हम लोग क्या करता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, राइट, मैन्युफैक्चर करता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्ट्री रन कर रहा है, अब फैक्ट्री रन करने के लिए आप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप भी रन कर सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म में भी फैक्ट्री चला सकता है, एंड कंपनी क्रिएट करके भी फैक्ट्री रन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे बड़ा बड़ा एप्पल का जहां फोन मैन्युफैक्चर होता होगा, एप्पल इज ए कंपनी, राइट। बट छोटा मोटा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स भी है, जैसे छोटे मोटे डिस्पोजल बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो क्या करते हैं, छोटा प्लांट्स लगाते हैं एंड अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑल्सो हम लोग को प्रॉफिट पता करना है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना प्रॉफिट किया या फिर कितना लॉस किया। सो दैट्स द फाइनल अकाउंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। उनका मोटिव भी एक ही है, मेरे को इतना जानना है कि धंधे में मैंने कितना अर्न किया या फिर कितना लूज किया, ठीक है। उसके पहले तो ऐसा क्या डिस्टिंग्विश है बिटवीन अ ट्रेडिंग एंड अ मैन्युफैक्चरिंग? ट्रेडिंग वाला क्या करता है, माल खरीदता है और बेच देता है। सपोज ये पेन एक मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या किया, 10 रुपए में बनाया, तुमने उससे 11 रुपीज में खरीदा और 15 रुपीज में सेल कर दिया। व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट? 4 रुपीज, ठीक है। व्हाट इज योर परचेज प्राइस? 10 नहीं, 11। आपने तो 11 में खरीदा था ना, 11 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में सेल कर दिया, तो आपके लिए परचेज प्राइस 11। कितना इजी था निकालना। अब सोचो, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, इस पेन को मैंने 10 रुपए में बनाया है, इस पेन को मैंने 10 रुपए में बनाया है। हाउ आई आइडेंटिफाई 10 रुपीज? कि कैसे पता किया होगा कि मेरे को इस पेन को बनाने में 10 रुपए लगे? यानी जिस फैक्ट्री में मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, उसमें मेरा जो जो खर्चा लगा है वो सब मैंने इसके अंदर कंसीडर किया होगा। तब जाके मुझे पता चला कि एक पेन बनाने का कॉस्ट क्या है। इसको कहना है, इसे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोल सकता हूं मैं। यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को पता होना होगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी जब तक एक मैन्युफैक्चरर को अपना कॉस्ट नहीं पता, तब तक वो प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाएगा। ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर तो जस्ट परचेज करता है एंड सेल करता है। तो ट्रेडर के लिए परचेज कॉस्ट पता करना बहुत इजी है।
जितना रुपए आपने पे किया सामान खरीदने के लिए, दैट इज योर परचेज कॉस्ट। उसमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है तो वो अपन ऐड कर देता है, एंड देन सेलिंग करता है प्रॉफिट ऐड करके। बहुत इजी है ट्रेडर के लिए, बट टू कैलकुलेट अ कॉस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चर इज नॉट दैट इजी टास्क। इसके लिए बहुत जन, अपन सीए तो करता ही है, हम लोग तो निकाल ही सकता है, बट एक स्पेसिफिक डिग्री भी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, सीएमए वाले लोग, ये बेसिकली ये उन्हीं का फील्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड जब आप लोग इंटर में जाओगे तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो हम लोग वहां पे भी डील करेगा, वहां पे एक पूरा सब्जेक्ट बना दिया। सोचो ये 10 रुपए, अभी मैंने जो बोला ना इस पेन का वैल्यू है, इस 10 रुपए को फाइंड आउट करने के लिए पूरा एक सब्जेक्ट है, जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट के ऊपर हर एक स्पेसिफिक चैप्टर है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। एंड मैं ये बोलता हूं, विदाउट मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज है ही नहीं। Everything starts from manufacturing. Basically, account starts due to manufacturing. ट्रेडिंग की वजह से अकाउंट्स होता ही नहीं। सोचो कोई चीज बनता ही नहीं तो आप बेचता क्या, राइट? तो बेसिकली अकाउंट स्टार्ट ही होता है मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, तो वो अपन इंटर लेवल में पढ़ेगा कि उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अब एक चीज का कॉस्ट निकालना है, ये पेन बनाने का मुझे कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो समझना कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट एलिमेंट्स टू मैन्युफैक्चर, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मेनली प्राइमरी 3 एलिमेंट्स चाहिए, एंड देन चौथा सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि सपोज आपको केक बनाना है, केक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मैदा, क्रीम, चीनी, ये सब। उसके बिना बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसी को हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, विदाउट रॉ मटेरियल क्या कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर सकते हो क्या? सपोज मुझे एक प्लास्टिक की बोतल बनानी है, तो मेरे को क्या चाहिएगा? सबसे पहले प्लास्टिक का दाना। उस दाने को मैं क्या करूंगा? मेल्ट करूंगा। मेल्ट करने के बाद मोल्ड्स में डालूंगा। मोल्ड्स मतलब जो शेप का बॉटल मुझे चाहिए, एंड देन मैं कलरिंग करूंगा, एंड फिर ब्रांडिंग होगा। आया समझ में? तो आप लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। विदाउट, जो केक बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए आपने लेके आ गया। अब क्या वो अपने आप बन जाएगा क्या? क्या करना होगा? आपको खुद को लगना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव वगैरह, जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है उसको, लेकिन आपको उसमें काम करना पड़ेगा ना। जो भी इंग्रेडिएंट्स, जितना मेजरमेंट के साथ मिक्स करना वो आपको ही डालना पड़ेगा। यानी विदाउट लेबर आप कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। इवन आपके प्रीमाइसेस में, आपकी फैक्ट्री में ऑटोमेटेड मशीन्स है, क्या मशीन्स अपने आप चलेगा क्या? उसको ऑपरेट करने के लिए भी तो क्या चाहिए? लेबर चाहिए। तो सेकंड की एलिमेंट्स हम लोग को क्या चाहिए? लेबर का खर्चा लगेगा, राइट? एंड थर्डली, समटाइम्स समटाइम्स जैसे कि सपोज आप एक ऐसा टेक्नोलॉजी या फिर आप कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो जो किसी और का है, या फिर किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो आपको उसका परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारा डुप्लीकेट टी शर्ट्स मिलता है, नाइकी का, एडिडास का। उन लोग परमिशन नहीं लेते, वो इलीगल है। लेकिन आपको कोई भी चीज किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, यूज करना है, तो आपको उसका परमिशन लेना पड़ेगा ना। यानी विथ एवरी यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर आपको उसको कुछ ना कुछ एज ए देना पड़ेगा, चाहे रेंट दो, चाहे शेयर ऑफ रेवेन्यू दो। जैसे कि आपने देखा 3 इडियट्स के अंदर लास्ट पार्ट में दिखाते हैं कि फुंगसुक वांगडू जो होता है आमिर खान, उसके नाम पे अराउंड 400 पेटेंट्स है। एंड जो चतुर होता है वो उसको ढूंढ रहा होता है, उसका कंपनी उसको ढूंढ रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज विदाउट द परमिशन ऑफ आमिर खान दे कैन नॉट यूज हिज टेक्नोलॉजी। और उसका टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उन लोग, अपना कंपनी में प्रोडक्ट बनाएंगे। विथ एवरी प्रोडक्ट उनको रॉयल्टी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इफ सपोज एप्पल कंपनी सैमसंग का कोई एक छोटा सा इन्वेंशन या फिर कुछ यूज करता है अपने फोन के अंदर में, तो विथ एवरी फोन दे मैन्युफैक्चर, उस पे जितना कॉस्ट सैमसंग कंपनी को चाहिए वो लेगा। इसी को हम लोग बोलता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, सो 3 कोर एलिमेंट है आपका कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मटेरियल। विदाउट मटेरियल कुछ नहीं हो सकता। कोई भी चीज आपको बना, सपोज आप एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टी शर्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कपड़ा।
जब तक कपड़ा नहीं होगा आप उसको कटिंग कैसे करोगे या फिर डिजाइनिंग कैसे करोगे, राइट? तो कपड़ा इज अ मटेरियल फॉर यू। तो इस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं, मटेरियल दो तरह का होता है। एक होता है कि आपने बना बनाया टी शर्ट खरीदा और बेच दिया, वो भी मटेरियल ही है, ठीक है। बट एक होता है जहां पे आपने सर्टेन मॉडिफिकेशन किया है, जैसे कि आपने बोला कि केक बनाने के लिए मैदा, चीनी एंड जो भी तुमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए मिक्स किया। एक बात बताओ, एक बार मिक्स करने के बाद क्या मैदा का आइडेंटिटी सेम है क्या? चीनी का आइडेंटिटी सेम बचा है क्या? नहीं ना, सबने अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया। जब कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट या सामान अपना आइडेंटिटी लूज कर दे टू मैन्युफैक्चर सम अदर प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलता है रॉ मटेरियल। क्या बोलता है? रॉ मटेरियल। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। रॉ, रॉ का मतलब क्या है? एकदम फ्रेश, जो कहीं ना कहीं हम यूज करके कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि टी शर्ट बनाया, पहले मार्केट में गए, कपड़ा खरीद के लेके आए, ठीक है, कपड़ा खरीद के लेके आया। अब एक बार कपड़ा कट होके स्टिच हो गया, क्या फिर से वो कपड़े के नाम से बिकेगा क्या? अब वो टी शर्ट के नाम से सेल आउट होगा ना, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ही बदल गया। जब ऐसा कभी भी हो तो उसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं। क्लियर है? अब आप लोग ने देखा होगा आजकल क्या होता है कि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए घर पे पैकेजिंग का काम स्टार्ट किया है। किसी का बर्थडे होता है, किसी का एनिवर्सरी है, कुछ भी है, सुंदर सा गिफ्ट पैक बना के देते हैं। उसमें क्या करते हैं, कुछ चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स, चॉकलेट्स लगा के अच्छे से रैप अप करके देखें। विल यू कॉल दैट वर्क एज अ मैन्युफैक्चरिंग? इसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट ने अपना एग्जिस्टेंस लूज नहीं किया। चिप्स चिप्स के नाम पे ही है, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक के नाम से, ये सब कुछ अपने नाम से है ना। यानी रॉ मटेरियल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलना पड़ेगा। सो सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। एक कॉस्ट, एक पेन को बनाने के लिए सबसे पहले इसका रॉ मटेरियल चाहिए, फिर बनाने वाला इंसान जिसको हम लोग लेबर बोलता है, उसका खर्चा लगता है। एंड इफ ये टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से मैंने इस पेन को यूज किया, जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया है, वो किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है, तो मुझे उसको रॉयल्टी पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग मूवीज देखने जाते हैं, क्या ऐसा होता है क्या एक दोस्त मूवी देखने गया, वो हाई डेफिनेशन कैमरा अपने साथ लेके गया, आजकल तो फोन मस्त मस्त आता है, उसने एक टिकट का पैसा दिया, पूरा मूवी फोन में रिकॉर्ड कर लिया और घर आके बड़ा सा स्क्रीन में प्ले कर दिया? क्या ऐसा अलाउड है क्या? वहां क्या लिखा हुआ रहता है? नो वीडियोग्राफी, इलीगल है। क्यों? बिकॉज यदि आपको ऐसा करना है तो जिसने वो मूवी बनाया, प्रोड्यूस, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपके मूवी लाइक यूट्यूब में आ रहा था, वो लोग लेते थे just videos unvalid, तो वो patents and all, हाँ, क्योंकि यस, कॉपीराइट, राइट, द राइट टर्म इज कॉपीराइट। आप, जिस पर्सन ने इस कंटेंट को बनाया था उसके पास कॉपीराइटेड है, तो आपको पहले उनका परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन का मतलब है वो सामने से कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। आपके पास जितनी भी बुक्स है, आप जितनी भी बुक्स पढ़ते हो, उसमें देखना कहीं ना कहीं ऑथर के नाम के आगे एक इतना सा ऐसे लिखा हुआ होगा, सी। C means copyrighted. You cannot copy the content of that book without the permission of that author. यदि आपने ऐसा किया तो आपके लीगल क्लेम हो सकता है, उन लोग आप पे कोर्ट केस कर सकता है। और इफ आपको यूज करना है, या तो आप उनका परमिशन लो, या फिर आप उनको बोलो कि हम आपका ये कंटेंट यूज कर रहे हैं, फॉर एवरी बुक विच वी प्रिंट वी विल गिव यू 10 रुपीज। तो मेरा तो कॉस्ट लग रहा है ना, हर एक बुक मैं मैन्युफैक्चर करूंगा तो मेरे को एवरी बुक 10 रुपए उस कॉपीराइटेड पर्सन को देना पड़ेगा ना। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर मी। जरूरी है, मुझे मेरा प्रोडक्ट बनाने के लिए करना ही पड़ेगा वो खर्चा। तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? हाँ, क्योंकि यदि तुमने कॉपीराइट परमिशन लिया है और सामने वाला बोलता है कि मेरे को आपका हर एक बुक पे 10 रुपए चाहिए, तो मेरे को तो सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे 10 रुपए उसको भी तो देना है, तो वो भी तो मेरा कॉस्ट का पार्ट है। उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीन जो है, ये है कोर एलिमेंट, इसके बिना तो एक प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। रॉ मटेरियल को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल,
लेबर को बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। वाई आई यूज द टर्म डायरेक्ट? डायरेक्ट का मतलब होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो मेरा गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है। आपने फैक्ट्री किसी ने देखा, या किसी के पापा का फैक्ट्री है, देखा है? क्या आपको पता है फैक्ट्री में कैंटीन्स होती है, वहां के लेबर्स को खाना वाना खिलाने के लिए वो सब होता है, ठीक है? तो एक बात बताओ, ऐसा होता है क्या कि आज उनको राइस दाल चपाती सब्जी जो भी देना है, जितना राइस बनाना है आज मार्केट से राइस खरीद के लाएंगे, आज इतना आटा लेके आएंगे, ऐसा होता है क्या? एक बार में अच्छा बल्क क्वांटिटी आता है और वो स्टोर में पड़ा रहता है, राइट? जैसे जैसे यूज होता है वो खत्म हो जाता है। वो भी तो एक रॉ मटेरियल है, वो भी तो मटेरियल है आपके लिए। खाने का जो सामान है वो भी तो मटेरियल है, जो क्या होगा, कंजम्पशन में यूज होगा, लेकिन वो प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा। जैसे कि मैं पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरा, तो मेरे को जो पेन बनाना है, मेरे लिए डायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या होगा? पेन को बनाने के लिए जो मेरे को प्लास्टिक चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो मेरे लिए रॉ मटेरियल डायरेक्ट होगा ना। टिप, पेन में टिप लगेगा, वो मेरे लिए रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल, जिसके बिना मेरा पेन बन नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा जैसे मेरे कैंटीन में जो सामान पड़ा रहता है वो भी मटेरियल है, बट दैट इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, क्लियर है? वैसे ही लेबर, कुछ लेबर होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं प्रोडक्शन से। आपकी फैक्ट्री में मशीन में काम कर रहे हैं, मेरा पेन का असेंबलिंग कर रहे हैं, मशीन को चला रहे हैं, उन लोग क्या है, डायरेक्ट लेबर। लेकिन जब आप फैक्ट्री में एंटर करते हैं, एंटर करते ही वहां पे एक गेटमैन खड़ा होता है, भैया एंट्री करके जाइए, राइट? तो वो भी तो लेबर ही है, उसको भी तो सैलरी देते हैं हम लोग। फिर फैक्ट्री का जो प्रीमाइसेस, फैक्ट्री को बहुत हाइजीनिक वे में रखना होता है, तो साफ सफाई के लिए भी तो लेबर होता है। क्या उन लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं क्या? बट है तो वो भी लेबर। तो उन लेबर्स को हम लोग बोलता है इनडायरेक्ट लेबर। वेयर एज जो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरा प्रोडक्शन के लिए, उसको हम लोग बोलता है डायरेक्ट लेबर। क्लियर? जो सैलरीज अपना लोग गेट मैन और भी देते हैं डायरेक्ट है। यस। तो अपना पीएल देता है। ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, आगे आगे तक जाना ही नहीं है दिमाग को, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में ही है। हाँ, अभी उसी पे आ रहे हैं। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल? क्लियर है? डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करता है, ठीक है? जैसे कि सपोज आपका एक केक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप केक बनाते हैं बहुत सारा बल्क में, तो केक बनाने के लिए आपका डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? मैदा, चीनी, क्रीम, जो जो चाहिए आपको, चॉकलेट सिरप वगैरह XYZ, ये आपके लिए होगा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है? अब और भी बहुत कुछ रखते हैं। सपोज आपका प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है, बहुत लेबर्स काम करते हैं, और आपने सबको वहीं पे खाना खिलाते हो, तो खाना खिलाने के लिए आपने जो सामान रख रखा है वो भी तो मटेरियल है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। एंड देन क्लीनिंग करने के लिए आपको सामान चाहिए, एवरी टाइम यू नीड फिनाइल, हार्पिक एंड बहुत सारा सामान चाहिए ना क्लीन करने के लिए, तो वो भी तो पड़ा रहता है हमारे पास में स्टोर में। ऐसा थोड़ी ना है 100 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम एक एक बोतल डेली लेके आओगे, बिकॉज फैक्ट्रीज बिटवीन द सिटी थोड़ी है, मिड ऑफ द सिटी में थोड़ी होता है, वो तो आउटस्कर्ट्स में होता है, और वहां पे इजीली अवेलेबल नहीं होता सामान। तो आप क्या करते हैं, बल्क में लेके जाते हैं, तो वो सारा जो सामान है वो आपके लिए इनडायरेक्ट मटेरियल है। क्लियर है? लेबर दो तरह का लेबर है, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर बोले तो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम कर रहा है उसको डायरेक्ट लेबर बोलता है, और इनडायरेक्ट जो डायरेक्टली तो नहीं काम कर रहा बट कंपलसरी है, उनके बिना भी हमारा फैक्ट्री चल नहीं सकता। जैसे कि आपका गेटमैन, सुपरवाइजर, आपने देखा एक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट में एक सुपरवाइजर होता है, वो कुछ नहीं करता है, वो ऐसे खड़ा रहता है देखने के लिए सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट? तो उसको भी तो सैलरी देना पड़ेगा ना, उसका खर्चा भी तो कहीं ना कहीं मुझे इस पेन में से निकालना पड़ेगा सेल करके, राइट? तो उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट लेबर। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल? क्लियर है एकदम? तो मटेरियल समझ में आ गया अपने को, लेबर समझ में आया, व्हाट इज डायरेक्ट लेबर एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट लेबर, ये क्लियर है? एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे कि रॉयल्टी, इफ आपको रॉयल्टी पेमेंट करना पड़ रहा है कोई चीज का,
या फिर कॉपीराइट यूज कर रहे हो तो वो पे करना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए डायरेक्ट है, क्योंकि वो कब लगेगा, जब आप कोई प्रोडक्शन करोगे। यदि मैंने किसी पब्लिशर से या किसी ऑथर से उसका बुक यूज करने का परमिशन ले लिया कि मैं अपने बुक्स में आपका एक सर्टेन एक्स फोटो है वो यूज करूंगा, उसने बोला ठीक है आप अपना बुक में यूज कीजिए, बट फॉर एवरी बुक यू हैव टू पे मी 10 रुपीज। तो मैं वो 10 रुपए कब दूंगा, जब मैं बुक मैन्युफैक्चर करूंगा तभी। यदि मैंने कोई प्रोडक्शन किया ही नहीं है, बुक बनाई नहीं है, क्या मुझे उसको 10 रुपए देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा ना। तो इसको बोलता है डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन होगा तभी लगेगा। क्लियर है? लेकिन कुछ और भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। एक फैक्ट्री के अंदर में अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होता है, स्टोर डिपार्टमेंट भी होता है। स्टोर बोले तो जहां पे सामान रखोगे तुम लोग, ऐसा थोड़ी ना सारा सामान बिखेर के रखते हम लोग, स्टोर होता होगा ना। तो स्टोर का जो खर्चा है वो आपके लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई बात समझ में? एक सीसीटीवी सर्विलेंस रूम होता है, जहां पे फैक्ट्री का जगह जगह का कैमरा जो लगा हुआ है, टीवी बड़ा सा लगा हुआ होता है, एक आदमी को बैठा के रखते हैं हम लोग, तो उसका जो खर्चा है वो आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आया बात समझ में? डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में समझ में आया? बेसिकली फैक्ट्री रन करने के लिए, यानी कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए दो तरह का खर्चा होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, expenses in a factory are of two types. नहीं और भी हो सकते हैं, अलग अलग, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो भी। एक फैक्ट्री में दो तरह का खर्चा है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग बोलता है प्राइम कॉस्ट। क्या बोलता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन क्या बोलता है? फिर से बोलना, प्राइम कॉस्ट। बिकॉज इसके बिना तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। यस, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज प्राइम कॉस्ट। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट, बिकॉज ये प्राइम है। बट प्रोडक्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपके फैक्ट्री का ये खर्चा भी तो हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, बाकी डिपार्टमेंट्स का, जो हेल्पिंग लेबर्स है उनका कॉस्ट, यानी और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिसको जिसको कॉस्टिंग टर्म में, कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग बोलता है ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट को हम लोग क्या बोलता है? ओवरहेड्स। क्या बोलेगा? ओवरहेड्स। क्लियर है? यानी कहीं पे भी आपको टर्म मिलता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसका मतलब क्या है? फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दिमाग में क्लियर है एकदम? तो दो ही खर्चा होता है फैक्ट्री में, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यदि मैं इन सारे खर्चों को ऐड कर दूं तो क्या मुझे पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? नहीं, इन सारे कॉस्ट को डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस यदि मैं करूं तो मुझे क्या पता चलेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और पर यूनिट निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। समझ में आया? द की एलिमेंट फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इज, हाँ, the key element for a manufacturing entity is first to find out cost of production. यही मेजर काम है मेरा। जब तक ये नहीं निकालोगे कि आपने जितने प्रोडक्ट बनाया है उसका कॉस्ट क्या है, यू कैन नेवर फाइंड आउट द प्रॉफिट। जैसे ट्रेडिंग वाले के लिए तो क्या था, इजी था, जितने में खरीदा उसके लिए तो वही खर्चा है। बट फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी आपको क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? जरूरत नहीं है पर यूनिट, कभी क्वेश्चन पूछेगा तो निकालना है, अदरवाइज हमें तो क्या चाहिए?
टोटल जो प्रोडक्ट्स आपने फैक्ट्री में या ड्यूरिंग द ईयर बनाया है उसका कॉस्ट कितना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई बात समझ में? यहां तक कोई भी कंसेप्ट में डाउट या क्लैरिटी नहीं है आपको तो मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी चीज। ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ ए फैक्ट्री आर नोन एज प्राइम कॉस्ट। और फैक्ट्री में 3 डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तीनों को मिला के हम लोग बोलता है प्राइम कॉस्ट। जब इस प्राइम कॉस्ट के साथ आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री, जब वो ऐड कर देता है देन वी गेट टू नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बोलो, बात एक ही है। हाँ, इफ आपको क्वेश्चन में ऐसे लिख दे फैक्ट्री ओवरहेड मतलब वो इनडायरेक्ट खर्चा है फैक्ट्री का, इतना दिमाग अभी इधर लगाएगा ही नहीं, क्योंकि अपने को यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं। जब आप इंटर में आओगे कॉस्टिंग में तब मैं डिटेल्ड वाइज हर एक चीज के ऊपर एक एक चैप्टर है, इसका एक चैप्टर है, इसका एक चैप्टर है, इसका एक चैप्टर है, इस पे एक चैप्टर है, ओवरऑल टोटल मिला के चैप्टर्स है, तो हर एक एलिमेंट पे चैप्टर है, वो अपन कॉस्ट अकाउंटिंग इंटर लेवल में सीखेगा। यहाँ मोटा मोटी ये समझ में आता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का प्राइमरी मोटिव, पहला स्टेप क्या होगा, what is the first step for a manufacturing entity? To calculate cost of goods manufactured। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाँ ऑलमोस्ट, इसमें और भी कुछ इंग्रेडिएंट आएंगे बट अभी तक तो यही है, यहां तक तो क्लियर है ना। फर्स्ट स्टेप फॉर अ manufacturer is to calculate cost of goods manufactured during the year। ये इसका पहला फॉरमोस्ट काम होगा ना। उसके बाद में तो ये क्या करेगा, एक बात बताओ, सेल कहां से होता है, फैक्ट्री से सेल होता है या ऑफिस से सेल होता है? फैक्ट्री में तो जस्ट क्या होता है, गुड्स बनता है मेरा, वहां से गुड्स बन के हम लोग हमारा ऑफिस में भेज देता है, वहां से सेल्स वाला आदमी लोग क्या करता है, गुड्स को सेल करेगा। तो फैक्ट्री वाले का काम, पहला स्टेप क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाया। अब वो जितना यूनिट्स बनाया है उठा के कहां भेज देगा, ऑफिस में, ऑफिस या फिर वेयरहाउस, और फिर वहां से सेल होगा। तो ऑफिस वाला प्रैक्टिकली सेल कर रहा है, फैक्ट्री वाला तो सेल नहीं कर रहा है ना। तो यानी फैक्ट्री वाला को ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालेंगे, कुछ तो बनाना पड़ेगा। क्या बनाएगा वो, यस, देयरफॉर फाइनल अकाउंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी includes number 1 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब सबको कंसेप्ट क्लियर है कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं? क्या इसको बनाए बिना हम आगे जा सकते हैं क्या? एक मैन्युफैक्चरर जब तक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कितना कॉस्ट का गुड्स बनाया, और जब तक कॉस्ट नहीं पता तो क्या हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। सो आपको समझ में आता है कि क्यों बनाना है अपने को, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, टू ascertain cost of goods मैन्युफैक्चर्ड। क्लियर है? एक बार ये पता कर लिया, नहीं फैक्ट्री में अलग होता है, ऑफिस के आदमी लोग अलग है, छोटा मोटा फैक्ट्री है तो एक ही जगह अकाउंटिंग हो जाता है, वरना फैक्ट्री में सब कुछ अलग होता है अपना। तो ये बनाया।
अब ये आदमी क्या करेगा, इसको पता तो चल गया कि मैंने इतना नंबर ऑफ यूनिट्स इतना वैल्यू का बनाया। अब ये क्या करेगा, ऑफिस में भेज देगा बेचने के लिए, ऑफिस वाला सेल करेगा। एक बात बताओ, जब सेल्स होता है उस सेल्स को आप लोग फाइनल अकाउंट में कहां रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। अब मेरा नॉर्मल स्टेप स्टार्ट हो चुका है, अब अपन क्या बनाएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप ही क्या होता है, बेचना। जितना बनाया और बनाने में जो खर्चा लगा वो पता चल गया, अब क्या करना है, बेचना है। बेचेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट से ना, क्योंकि वो ऑफिस से बिकता है। बेचने का मतलब ही क्या हो गया, ट्रेड करना। तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ये अपन बनाता है किस लिए, यस, टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसमें कोई डाउट है? एक बार ट्रेडिंग बन गया फिर आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना सिंपल था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्यों बनाएंगे हम लोग, टू ascertain नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आया? एक बार एनपी निकाल दिया तो अब क्या करना है, बैलेंस शीट क्यों बनाएगा, फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आया समझ में ये? यहां तक कोई डाउट है क्या? एकदम बेसिक ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर है कि एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आएगा, एंड व्हाई ही रिक्वायर्स टू प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैं ऐसा बोलूं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ ब्रेकअप ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज नथिंग, इट इज अ ब्रेकअप ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, पहले से कुछ माल पड़ा होता है, फिर हम लोग और खरीदता है, उसमें सर्टेन डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो ऐड कर देता है एंड देन बेच देता है। कुछ मेरे पास पड़ा है क्लोजिंग स्टॉक, वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। यही तो ट्रेडिंग में होता है ना, राइट? लेकिन अब एक बात बताओ, जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, आप क्या कुछ गुड्स खरीदोगे क्या, आप डायरेक्ट बनाओगे। अब आप क्या खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे। लेकिन डू यू थिंक इज इट पॉसिबल कि एवरी एंड ऑफ द डे आपने जितना प्रोडक्शन स्टार्ट किया वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाए? इट्स नॉट पॉसिबल, नेवर एवर। सपोज आप केक बनाते हो, केक का थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम के बिना और डब्बे में पैक किए बिना केक सेल कर सकते हो क्या? पार्ले जी बिस्किट बनाता है, उसने क्या किया, अपना सारा रॉ मटेरियल को मशीन में डाला, मशीन से बिस्किट बेक होने के लिए डाला, बेक होके रेडी है एंड द टाइम्स अप। एक बात बताओ, क्या बिस्किट ऐसे ही बिक जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा, पैकेजिंग ब्रांडिंग तो करना पड़ेगा, तभी जाके वो सेल आउट होगा। यानी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। इफ सोचो सिर्फ बिस्किट बेक हुआ अभी तक, वो फिनिश तो नहीं हुआ ना, उसको अपन क्या बोलेगा, वर्क इन प्रोग्रेस या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स। एक इन्वेंट्री होता है और एक स्टॉक होता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, वाइडर टर्म इन्वेंटरी समझ जो फिनिश्ड गुड्स है बट वो बुका पड़ा है। एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, एक होता है इन्वेंट्री और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग चार चीज आता है ना हम। यस, इन्वेंट्री बहुत वाइडर टर्म है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बहुत छोटा सा है। द टर्म क्लोजिंग स्टॉक इज यूज्ड बाय द ट्रेडिंग बिजनेस। जब एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर आपका क्या हुआ, जितना भी अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स होता है,
एट द एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स को हम लोग बोलता है क्लोजिंग स्टॉक। वेयर एज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर इट कैन बी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल जो मेरे पास पड़ा है, इट कैन बी इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इन्वेंट्री इज अ वाइडर टर्म। इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल भी आ सकता है इसके अंदर, वर्क इन प्रोग्रेस जिसको आप लोग सेमी फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं, एंड फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है। वेयर एज क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या, नॉर्मली जब क्लोजिंग स्टॉक कोई भी बोलता है ना, इट मीन्स finished goods lying unsold at the end of year। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब आधा अधूरा बना है, पूरा कंप्लीटली बना नहीं, उसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। जैसे बिस्किट बेक्ड तो हो गया लेकिन विदाउट पैकेजिंग हम लोग सेल नहीं कर सकता, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। फैक्ट्री के अंदर बहुत बार बन के रेडी है लेकिन हम लोग ऑफिस में नहीं भेजता है सेल करने के लिए। बेचने के लिए नहीं, हाँ, बेचने के लिए भेजा उसको हम लोग फिनिश गुड्स बोलता है, या फिर बेचने के लिए भेज दिया था बट बिका नहीं है तो वो भी तो मेरा ही स्टॉक है, इन्वेंट्री में काउंट करेगा। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। क्लियर है यहां तक? नोट डाउन करो ये सब आप। क्या चीज? हाँ, बेसिकली इन्वेंट्री टर्म यूज होता है फैक्ट्रीज वगैरह में, ठीक है। वेयर एज क्लोजिंग स्टॉक टर्म यूज होता है आपका ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर में। हाँ, बना बनाया जो माल खरीद के बेचता है उन लोग, जितना भी उनके गुड्स दुकान में पड़ा होता है उसको उन लोग बोलता है कि मेरा इतना स्टॉक है। बट इन केस ऑफ अ फैक्ट्री दे से आई हैव अ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल दिस मच, आई हैव अ इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स इतना, आई हैव अ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिस मच वैल्यू, तो उन लोग टर्म इन्वेंट्री बोलता है। यस, कुछ है कि एकदम रॉ मटेरियल ही पड़ा है, कुछ है कि जो बनना स्टार्ट तो हो गया बट कंप्लीट नहीं हुआ, और कुछ गुड्स जो बन के एकदम रेडी है उसको हम लोग फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। क्लियर है? हाँ, बोलना। यस, क्लोजिंग स्टॉक इज ए नैरो टर्म वेयर एज इन्वेंट्री इज अ वाइडर टर्म। क्लियर है ये चीज? अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है अपने को। मैंने क्या बोला, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग बनता है वैसे ही बनेगा। क्या क्या होगा भाई साहब? कोई भी चीज आप जब मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, कितना मैन्युफैक्चर किया ये निकालना है। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो लास्ट ईयर का कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल आपके पास होता है। इवन लास्ट ईयर के सर्टेन अनफिनिश्ड प्रोडक्ट भी तो होंगे जिसको ड्यूरिंग द ईयर आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, राइट। तो वो मेरे पास सबसे पहले होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक लिखते थे ना। यहाँ पे क्या लिखेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, नहीं ये टर्म यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर टू ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ, बात एक ही है। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, आपको यहाँ पे दो ही चीज मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ,
उसके बाद क्या होगा, क्या करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग? परचेजेस। तो यहाँ पे भी तो ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया होगा, रॉ मटेरियल परचेज किया होगा। तो जितना भी रॉ मटेरियल परचेज किया वो आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज आएगा, बिकॉज अदर देन दैट तो कुछ खरीदोगे ही नहीं ना आप प्रोडक्शन करने के लिए। तो टू रॉ मटेरियल परचेज्ड। नहीं, डायरेक्ट आउटर में लिख सकता है। हाँ, हाँ, इफ होगा तो माइनस कर देगा। क्यों नहीं हो सकता? यदि आपने रॉ मटेरियल खरीदा एंड इट इज नॉट अप टू द क्वालिटी जितना आप जो आपको रिक्वायरमेंट था, तो आप वापस उसको रिटर्न कर देगा, तो माइनस परचेज रिटर्न हो जाएगा। सेम है जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, बस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन बनाता है? फैक्ट्री के अंदर में। तो यहाँ पे खर्चा भी कौन सा आएगा? फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस आएगा। अदर देन फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। दैट मीन्स कैन आई से ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है। टू ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस। यस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। What do you mean by direct expense? प्रोडक्शन करने के लिए जो जो खर्चा होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलता है। इवन फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस भी, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखे थे तब आपने सीखा होगा कि फैक्ट्री रिलेटेड जो एक्सपेंस होता है उसको भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलता है। ऐसा पता है आपको क्यों सिखाया जाता था? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर नहीं करते। थोड़ी देर पहले आपने सीखा कि टू फाइंड आउट ए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपको क्या लेना पड़ता है? फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो कंसिडर करना होता है। इसीलिए आप लोग को सिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस expenses related to purchase of goods and all factory expenses are treated as direct expenses। बट प्रैक्टिकली वहां पे जब आप नॉर्मल एक ट्रेडिंग एंटिटी बिजनेस सीखते हैं तब सिखा दिया जाता है आपको, बट उसका लॉजिक यहां से आया है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करोगे तो क्या उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकलेगा? क्या आपको क्या खर्चा और ऐड करना पड़ेगा? इफ वी कंसीडर ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस में तीन चीज आता है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या सिर्फ ये कंसीडर करने से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकल जाएगा क्या? ये तो जस्ट प्राइम कॉस्ट हुआ ना। तो यानी फैक्ट्री का बाकी जितना भी खर्चा है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलता है इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स। यस, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत कुछ आता था, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। बट जहां पे भी ओवरहेड टर्म्स मिले इट मींस इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द फैक्ट्री। ओवरहेड्स मतलब नॉर्मल खर्चों के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसको हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं। हाँ, नॉर्मल मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, उसके अलावा जो खर्चे हो रहे हैं फैक्ट्री में उसको बोला जाता है ओवरहेड्स। हाँ, अब और क्या हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास फैक्ट्री के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा? रॉ मटेरियल एंड WIP का। देखो यहां पे फिनिश गुड्स इसलिए नहीं होगा बिकॉज आप जितना भी मैन्युफैक्चर करते हैं उठा के आप कहां भेज देते हैं? ऑफिस में सेल होने के लिए। अब कुछ भी सेल आउट नहीं हुआ तो वो वहां पे अनफिनिश्ड गुड्स पड़ा है, मतलब फिनिश्ड गुड्स पड़ा है। बट हमारे पास फैक्ट्री में नॉर्मली हम लोग फिनिश्ड गुड्स नहीं रखता है, बना के डायरेक्ट क्या करता है? बेचने के लिए भेज देता है ना। तो इसमें से जो डिफरेंस आएगा, इसका जो डिफरेंस आएगा वही तो हमने मैन्युफैक्चर किया होगा, और मैन्युफैक्चर किया होगा तो कहां भेज देंगे? नॉर्मली तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के? बाय सेल्स
बट क्या यहाँ सेल्स कर रहे हो क्या? नहीं, यहां से निकाल के आप कहाँ भेज रहे हो? बेचने के लिए। दैट मीन्स बिकता ट्रेडिंग अकाउंट से, तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट इसको बोलते हैं गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जब ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स आता है तो किस तरफ लिखते हो? तो बस इफ आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखा तो ट्रेडिंग अकाउंट का किस साइड में आएगा? डेबिट साइड में। आया समझ में? ये था मोटा मोटी। लेकिन अब देखो समटाइम्स फैक्ट्री में क्या होता है, आपका नुकसान हो जाता है। मतलब उसमें जो परचेज तुम नॉर्मल लिखेगा नहीं ट्रेडिंग का, फ्लो डायरेक्टली टू मैन्युफैक्चर अकाउंट लिखेगा। हाँ, क्योंकि वहां और कुछ परचेज होना नहीं है, अब वहां अब और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होना नहीं है। अब देखो इसको बनाने के बाद देखो इसके अंदर एक दो इंग्रेडिएंट और आएगा, बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते ही आपको नेक्स्ट क्या बनाना होता है? अब ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनेगा मुझे ये बताओ। हाँ, तो आपके पार्टनरशिप का बैचेस पड़ा है ना, तो तो क्लास बनेगा ये तो 30 से 35 होगा राइट? क्या बीच हाँ होगा, पता नहीं कितना देखना पड़ेगा। अपनी बीच में ना लेके जाना होगा तुमको मेल में। हाँ, उसी में पॉसिबल है, वरना इतना सारा तो क्या ही जाएगा। हो गया ये लिखना? तो बताओ अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ऐसा हो सकता है ना कि फैक्ट्री से गुड्स आया बट हमसे सेल आउट नहीं हुआ, तो हमारे पास पड़ा है, तो वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ, यहाँ ओपनिंग स्टॉक हो सकता है ना, क्या चीज का? यस, फिनिश्ड गुड्स। बिकॉज जो रॉ मटेरियल एंड WIP है वो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ गया, जो बना बनाया गुड्स है वो ऑफिस में होगा। अब जितना बन के आया वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम द फैक्ट्री। अब बताओ अब कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होना है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस तो सारा का सारा कहाँ कंसिडर कर लिया हमने? मैन्युफैक्चरिंग में कर लिया ना। फैक्ट्री का सारा खर्चा भी वहां चला गया, तो यहाँ और कोई कॉस्ट लगना ही नहीं है। कौन सा कैरेज? वो तो ऊपर लग गया मेरा, वो तो ऊपर कंसिडर हो गया सारा का सारा। क्योंकि देखो रॉ मटेरियल खरीदने में तो खर्चा लगेगा, आप खुद की ऑफिस से खुद की ऑफिस में ट्रांसफर होने में कौन सा खर्चा, और वो जो बेसिक लग ही रहा है उसको हम लोग इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। वो इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में चला गया आपका। अब मेरा ट्रेडिंग में कोई कॉस्ट नहीं लगना, सीधा अपन क्या करेगा, अब बेच देगा। और समटाइम सेल्स रिटर्न भी होता है। और क्या आएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या चीज का? तो इधर क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग इजीली कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा नॉर्मल, जहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होंगे एंड ऑल अदर इनडायरेक्ट इनकम्स, उसको प्लस माइनस करके हमारा एनपी निकल जाएगा एंड देन वी विल ड्राफ्ट द बैलेंस शीट। हाँ, जरूरी नहीं है। और ये तो वो रखने वाला बात हो गया। क्यों नहीं हो? अरे करना तो कोई नहीं चाहता धंधे में लॉस, स्टार्टिंग नहीं इवन
बहुत साल का एक्सपीरियंस के बाद भी इंसान फेल हो सकता है, लॉस कभी भी हो सकता है बिजनेस में, उतना अपने को क्यों सोचना है। आप तो रट रहे हो एक कंसेप्ट को, रटना नहीं है। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्लाइंट का डेटा आया, वाह भाई क्लाइंट के बिजनेस में लॉस है तो ठीक, प्रॉफिट है तो ठीक, अपना काम है प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करके उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज करवा देना एंड ऑडिट करके देना ट्रू एंड फेयर व्यू से, बस अपना फीस ले लेने का। अरे आया नहीं डज नॉट मीन कि आ नहीं सकता है, तुम यदि दिमाग को बार बार बोलेगा तो एग्जाम में वो दिमाग से आएगा ये कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं इतना क्वेश्चन करके आई हूं जहां कभी ग्रॉस लॉस था ही नहीं, आ कैसे सकता है। हाँ वो सब, हाँ वो सब उधर चला गया मैन्युफैक्चरिंग में। यस इधर में आप एक एक्सपेंस में लिख सकता था क्या, टू डायरेक्ट लेबर, हाँ वेजेस वगैरह, एंड जो इनडायरेक्ट जितने भी है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में चले गए। क्या चीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। अरे और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट अलाउड, रेंट ऑफ द ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस, सैलरीज ऑफ द स्टाफ एट ऑफिस, कितना सारा और खर्चा है, डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन भी ध्यान रखना, इफ कोई मशीन आप फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं तो उसका जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। लेकिन यदि बाकी कोई एसेट्स है जो आप ऑफिस पर्पस में यूज करते हैं उसका डेप्रिसिएशन आपका कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी खर्चा है वेदर इट इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इट विल बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी गलती से प्राइम कॉस्ट निकालने आपको बोल दिया तो कैसे निकालोगे बताना मेरे को। यस डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखना डायरेक्ट रॉ मटेरियल नहीं होता, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। इफ आई से रॉ मटेरियल वो तो ओपनिंग स्टॉक भी तो हो सकता है, परचेज भी हो सकता है। जो एक्सपेंस होता है यानी आप लोग प्राइम कॉस्ट, बेसिकली प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट बनाने में कितना रॉ मटेरियल यूज किया, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। दिस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। नहीं, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, खर्चा जो तुम्हारे पास पड़ा है वो तुमने प्रोडक्ट में यूज कहां किया, जो प्रोडक्ट में यूज हो गया उसी का तो कॉस्ट निकालना है मुझे, राइट। तो एक बात बताओ, कंज्यूम्ड कैसे निकालोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकल सकता है। पहले तो जितना रॉ मटेरियल था फिर और जितना आपने खरीदा, जितना अभी भी आपके पास पड़ा है, तो व्हाट वी विल गेट, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर में डेबिट साइड में डायरेक्ट लिख देते हैं टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। डेबिट साइड में तो एक्सपेंस ही आना ना नेट। अब सोचो, सुनो मेरा बात देखना, एग्जांपल अच्छे से ऑब्जर्व करना कि सपोज रॉ मटेरियल था 1000 रुपए का, रॉ मटेरियल 1000 रुपए का था, आपने 5000 का और खरीदा और अभी भी 2000 का पड़ा है, नेट इंपैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कितना रुपीस का आया, 4000 का आया ना। आपने 6000 डेबिट किया और 2000 क्रेडिट किया तो नेट डेबिट कितना हुआ,
4000। इफ मैं ऐसा नहीं लिखता, इसको काट दूं, इसको काट दूं, इसको काट दूं, काट क्या दूं, मैं इसको हटा ही दूं, और मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, तो टू रॉ मटेरियल कंज्यूम 400, सर फिर आपको 4000 सॉरी 4000। फिर मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है ना कि मैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक को दिखाऊं, इम्पैक्ट तो सेम ही है ना। यस, यू कैन डू दिस वे ऑल्सो। आप डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम भी डेबिट साइड में दिखा सकता है। ईदर यू शो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में, या फिर क्या करो, इन तीनों को प्लस माइनस करके जो नेट वैल्यू आता है उसको डेबिट साइड में दिखा दो। क्या मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इंपैक्ट हो रहा है क्या? सेम, जितना नेट वैल्यू से डेबिट करना था उतने से अपन कर रहे हैं। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस तो आएगा ही, वर्क इन प्रोग्रेस तो आएगा ही, वो तो अलग ही है। परचेज वाला नहीं आएगा, डायरेक्टली हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख देगा। आया समझ में? रॉ मटेरियल का इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा वो। इनडायरेक्ट जितना भी खर्चा होता है वो सारा फैक्ट्री ओवरहेड्स है। डायरेक्ट तो अपना जैसे अल्टी ब्रांड में ये सब हो गया, ये वो भी सीधा है मैदा वगैरह। हाँ, तो फिर इनडायरेक्ट क्या होगा? किसमें? नहीं, अरे क्यों दूसरा और कैसे? तुम्हारा एक ही काम है, खाली केक बनाते हैं, वहां चाय कॉफी चाहिए नहीं तुम्हारा फैक्ट्री के अंदर में। इतना बड़ा प्रीमाइसेस है, दिन रात काम कर रहा है, पीने के लिए खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल। इवन 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 इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए आपको सपोज जनरेटर लगा रखा है, तो जनरेटर में आपका फ्यूल लगता है। अब थोड़ी ना एक एक लीटर भैया पेट्रोल वाले भैया भर दो ना, कैरोसिन वालों के पास भैया एक बोतल में प्लीज प्लीज थोड़ा सा भर दो, इतना ही चाहिए। जार का जार लेके आएगा ना, तो वो भी तुम्हारे लिए मटेरियल है। क्लियर है? हाँ, वो भी इनडायरेक्ट हो गया। अरे सिंपल सा फंडा फिर से बता दूं, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग करने में लगता है वो डायरेक्ट है, और उसको हेल्प करने के लिए जितना भी काम हो रहा है फैक्ट्री में वो सारा इनडायरेक्ट। क्लियर है? इन दोनों को आप मिला दो तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्लियर है ये चीज? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कोई डाउट है क्या? इफ आपसे क्वेश्चन आए रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो, तो क्या आप निकाल पाओगे? लिख लो आराम से। तो आप लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर है हाउ डू वी नीड टू प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देन नॉर्मल बेसिक जैसे ट्रेडिंग बनता है, एंड देन ट्रेडिंग के बाद हम लोग पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है फैक्ट्रीज के अंदर में, जब आप मशीन के अंदर एक प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करता है, तो प्रोडक्ट बनाने का एक इंटेंशन होता है कि मेरे को ये एक्स प्रोडक्ट बनाना है। आपने मशीन के अंदर में रॉ मटेरियल पुट किया एंड दिमाग में था कि ये एक्स प्रोडक्ट आउटपुट निकलेगा, बट कभी कभी क्या होता है एक्स के साथ में वाई भी निकल जाता है। एक प्रोडक्ट बनाने का सोचा था, जैसे कि व्हेन यू आप घी जब बनाते हैं, whenever you manufacture a ghee, तो during the process you get buttermilk, ठीक है? during the process you get buttermilk. Do you think there was your intention to make buttermilk? जब आप मिल्क को यूज करके या मलाई वगैरह को यूज करके जो घी बना रहा था, ठीक है, जो प्रोसेस है घी बनाने का, आपका सिंपल सा फंडा था कि मेरे को घी मैन्युफैक्चर करना है। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस अचानक से एक नया प्रोडक्ट पैदा हो गया, दैट इज बटर मिल्क। आपने बोला मैं क्या करूं इसका, हो गया हो गया। बट फिर आपको पता चला कि इस बटर मिल्क का भी मार्केट है, यू कैन सेल दिस बटर मिल्क। तो जब एडिशनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। समझा? योर इंटेंशन वाज नॉट टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट, एंड आपने उसके लिए खर्चा भी नहीं किया, ये जस्ट एक भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है? जैसे ट्विंस पैदा होता है, एक के साथ एक फ्री, तो एक बाई प्रोडक्ट और एक मेन प्रोडक्ट। क्लियर है? बट ऐसा नहीं है। बट समझ में इंटेंशन टू मैन्युफैक्चर तो सिंगल प्रोडक्ट था ना,
इंटेंशन टू मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट है, बट जब एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, देन इट इज नोन एज बाई प्रोडक्ट. हाँ, छाछ, छाछ, लस्सी टाइप, या फिर देखो मक्खन, थोड़ा बहुत मक्खन भी, या चीज बनाते हो तभी भी एक प्रोसेस में कुछ बाई प्रोडक्ट निकलता है. जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. क्या होता था, रिलायंस कंपनी जब अपना मैन्युफैक्चरिंग, रिलायंस का फैक्ट्री बहुत बड़ा है, ठीक है, उनका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में क्या होता था, पहले तो इतना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं था, तो उन लोग लकड़ी और कोयला ये सब यूज करता था अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चलाने के लिए. तो बहुत सारा ऐश जमा हो जाता है, ऐश मतलब राख, ठीक है, एंड इन बल्क होता है, इतना बल्क में होता था उनके. नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग करने में उनको जो फैक्ट्री चलाने के लिए लकड़ी वगैरह जलता था, तभी वो हीट मिलेगा ना, तो उससे बहुत सारा ऐश पैदा होता था, राख, ठीक है, ऐश. अब इतना ज्यादा क्वांटिटी में होता था, जगह तो पूरा खा जाता था वो, एंड फिर उड़ता था हवा का वजह से इधर उधर, तो उससे भी प्रॉब्लम था. व्हाट रिलायंस यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू आस्क सर्टेन वेंडर्स कि प्लीज आप लोग ये इसको यहाँ से खाली करो मेरा जगह को. इवन सामने से पैसा भी देता था, नॉमिनल जो भी आपको पैसा चाहिए आप मेरे से लो, बट ये खाली करो, ये स्क्रैप, ये जो ऐश है इसको मेरे यहाँ से उठा के लेके जाओ, बिकॉज इतना ऐश का वो क्या करेंगे, राइट. तो ये था ऐसा. बट क्या इंटेंशन है कि ऐश बनाने का, वो तो बनेगा ही ना, ऐश निकलेगा ही कोई भी चीज का. अब बाद में विद द प्रोसेस, बाद में लोगों को पता चला ये जो ऐश होता है ना, इफ यू फिल्टर इट प्रॉपरली एंड इसको सीमेंट के साथ मिक्स कर दिया जाए ना, तो सीमेंट का ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है. इसको फ्लाई ऐश बोला जाता है. बेसिकली इसका टर्म होता है फ्लाई ऐश, उड़ता रहता है ना राख. तो इसको यदि आप सीमेंट के साथ मिक्स कर दो, उसका इंग्रेडिएंट बढ़ जाएगा, मतलब ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सीमेंट और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. अब कुछ कंपनीज था जो ये काम करता था, जैसे रेडीमिक्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर जो आरएमसीज वगैरह जो चलाते हैं, उन लोग को ये रिक्वायरमेंट होता था. तो पहले तो रिलायंस को लगा ठीक है सामने से पैसा लो लेकिन खाली करो, बट धीरे धीरे उनको पता चला अरे वाह ये भी मार्केट में बेच सकता है, क्यों ना इसको भी बेचा जाए. लेकिन एक बात बताओ, कभी भी रिलायंस का इंटेंशन ये था कि उनको फ्लाई ऐश पैदा करना है, उनको तो नॉर्मल अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे वही करना है ना. तो फ्लाई ऐश इज अ बाई प्रोडक्ट फॉर देम. अब उस बाई प्रोडक्ट को सेल कर दिया, बाई प्रोडक्ट को सेल कर दिया, कुछ तो फायदा हुआ, लेकिन बनाने में कोई खर्चा लगा क्या, जब इंटेंशन ही नहीं है तो कॉस्ट इज जीरो. लेट्स से सपोज, और एक एग्जांपल लेता हूं, ये समझ में आया कि इंटेंशन नहीं होता तो कॉस्ट उसका जीरो होता है, और उसको बेच के जो भी पैसा मिला हमारे लिए फायदा है. क्लियर है. एक एकदम बेसिक एग्जांपल, सपोज आपके घर में आप एक मैन्युफैक्चर बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्शन काम शुरू करवाते हैं, आपके पास एक वैकेट लैंड है, आप उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं. कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको एकदम जमीन खोदना पड़ता है, नींव डालना पड़ेगा ना, बिलो द जमीन तक जाके प्रॉपरली नींव स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा. खोदते खोदते आपको पता चला कि वहां पे एक खजाना मिल गया, एक घड़ा है, भरा हुआ है एकदम मस्त, सोना से, चांदी से, जो कुछ से भी, ठीक है, एंड उसका वर्थ है 20 lakhs, उसका वर्थ है 20 lakhs. क्या आपका इंटेंशन था क्या उसको फाइंड आउट करने का, मतलब कॉस्ट ऑफ दैट फाइंडिंग इज जीरो, क्योंकि इंटेंशन तो बिल्डिंग बनाना है. अब आपने बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बनाने में 1 करोड़ का खर्चा लगा. टेल मी व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. 80 लाख. मन में तो ये आएगा ना 80 लाख, क्योंकि 1 करोड़ का खर्चा किया, 20 लाख का तो खजाना मिल गया, तो खर्चा कितना हुआ. सो बेसिकली बाई प्रोडक्ट से क्या होता है, तुम्हारा कॉस्ट कम हो जाता है ना, क्योंकि इंटेंशन जीरो, बन गया भगवान का प्रसाद है. अब बनने के बाद उसको बेच भी सकता है, जो भी पैसा मिल रहा है इट्स अ नेट गेन फॉर यू. उस गेन को हम लोग क्या करता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर से माइनस कर देता है. आया समझ में. दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट. लेकिन बाई प्रोडक्ट का मीनिंग समझ में आया. जैसे मोलेसेस वगैरह, जब आप सुगर बनाते हैं सुगर केन से, तो बीच में एक मोलेसेस निकलता है, मोलेसेस इज ऑल्सो ए बाई प्रोडक्ट. मोटा सा चीज होता है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं पिक्चराइजेशन से दिखाऊंगा कि क्या होता है. जैसे कि फ्लाई ऐश समझ में आया, वो बाई प्रोडक्ट होता है. जब घी बनाते हो तो बटर मिल्क इज अ बाई प्रोडक्ट. तो अब कभी कभी क्या है कि आपका बटर मिल्क तो बन गया,
बटर मिल्क बनाने का कॉस्ट 0, बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू मैन्युफैक्चर बटर मिल्क। अपने को तो घी बनाना है, और घी का ही तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकालना है। अब सपोज घी बनाने में, 1 किलो घी बनाने में आपका खर्चा लगा 300 रुपए का, ठीक है, 300 रुपए पर केजी घी, बहुत हाई क्वालिटी का घी बनाया आपने। अब उसके ड्यूरेशन में घी बनाते हुए आपका एक बटर मिल्क निकला जिसका कॉस्ट 0, लेकिन बटर मिल्क मार्केट में बिक सकता है। देयर इज ए रेडी मार्केट फॉर बटर मिल्क। गर्मी के टाइम ज्यादा बिकता है, लेकिन वो ऐसे बिकेगा क्या? बाल्टी में लेके निकल जाओगे क्या? क्या करना पड़ेगा? कम से कम उसका पैकेजिंग तो करना पड़ेगा। चाहे आप प्लास्टिक का पैकेट में डालो या फिर जो केन आता है उसमें डाल के बेचो, लेकिन वो पैकेजिंग करने के लिए तो खर्चा करना पड़ेगा ना अब आपको। हाँ, पैकेजिंग पैकेजिंग करने के लिए तो कॉस्ट लगाना पड़ेगा ना। अब सपोज आपने पैकेजिंग में खर्चा कर दिया 2 रुपए, पैकेजिंग में खर्चा कर दिया 2 रुपए, एंड आपने मार्केट में बटर मिल्क सेल कर दिया 10 रुपए का एक पैकेट, खर्चा हुआ 2 रुपए। बताओ, जो आपका घी बना है 300 रुपए का, उसमें से कितना कॉस्ट माइनस होगा? कॉस्ट ऑफ घी है 300 रुपए पर केजी, ठीक है। बाई प्रोडक्ट उसका कॉस्ट कितना? 0, लेकिन टू मेक इट सेलेबल आपने खर्चा किया, फर्दर कॉस्ट तो लगा ना। बनाने में 0, लेकिन कुछ तो खर्चा लगा, 2 रुपए का खर्चा किया, सेल कर दिया बाई प्रोडक्ट 10 रुपए में। बताओ आपको फायदा कितना हुआ? समझ में आया? कॉस्ट में से कितना माइनस होगा? 10 माइनस होगा या 8 रुपए? अरे जितना नेट फायदा हुआ वही तो माइनस करोगे आप। आई बात समझ में? तो ये जो आपने 8 रुपए निकाला ना, इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ, यस, दिस इज द नेट वैल्यू जो आपके पॉकेट में बचा है। नहीं, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी, हाँ। 8 रुपए कॉस्ट ऑफ घी से मैंने यस, अब आपसे कॉस्ट ऑफ घी कोई पूछेगा पर केजी, आप क्या बोलोगे? क्या चीज? क्यों? उसका 300 रुपए तो लगे, तो भगवान का प्रसाद है, ये 1 रुपए भी निकले तो फायदा है। 1 रुपए भी मिले तुमको तभी भी फायदा है ना तुम्हारा। तो आई बस, जैसे कि तुम लोग सपोज एक्टिवा खरीदने गया या फिर शॉपिंग करने गया, आप शॉपिंग करने गए, आपने शॉपिंग किया, मस्त सा शॉपिंग किया, घर पे कोई शादी वादी है, बढ़िया से दबा के शॉपिंग किया, लगभग 70,000 का शॉपिंग कर डाला, ठीक है। लेकिन जब रिटर्न आ रहे थे, क्या हुआ? रास्ते में किसी का गिरा हुआ वॉलेट मिल गया। हाँ, उसका मालिक का अता पता नहीं है। आप बड़े ईमानदार थे, आपने पूरा दिल से कोशिश किया कि मिल जाए मालिक, हो जाए कुछ, बट नहीं हुआ। और उस वॉलेट के अंदर में अराउंड 20,000 था। अब घर पे जाके आप क्या बोलेगा? कितना रुपए का मैन्युफैक्चरिंग किया? 50,000 क्योंकि यदि मम्मी को बोल दिया 70 का किया है, डांट खाएगा। फिर मम्मी एक बजट देके भेजता है, लेकिन आप तो बजट से ऊपर गए, चलो 70 कर भी लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो अचानक से एक फायदा हो गया, आप क्या करते हो? आज तो शॉपिंग हमारा 50,000 में हो गया। ऐसे बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो बेसिकली नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। समझ में आया? तो ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट आप क्या करोगे? क्या सबको ये क्लियर है व्हाट इज बाई प्रोडक्ट?
नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेट रियलाइजेबल वैल्यू? जितना नेट आपके पॉकेट में बचता है उसको हम लोग एनआरवी बोलते हैं। क्लियर है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द cost of goods manufactured. कैलकुलेशन ऑफ, बताओ तो कैसे निकाला था? सेल प्रोसीड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस फर्दर कॉस्ट और कॉस्ट टू सेल। उसको सेल करने के लिए जो खर्चा आपने किया वो माइनस हो जाएगा। हाँ, ये मिल गया एनआरवी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए बाई प्रोडक्ट? 0, बिकॉज हमारा कभी इंटेंशन होता ही नहीं है टू मैन्युफैक्चर बाई प्रोडक्ट। क्लियर है ये चीज? अच्छे से सबका कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? बाई प्रोडक्ट क्या होता है, क्यों माइनस करते हैं और कौन सा वैल्यू माइनस होता है? ठीक है। अब कभी कंफ्यूजन हो कि बाई प्रोडक्ट को क्यों माइनस किया जाता है कॉस्ट में से, तो तुम्हारा बिल्डिंग वाला एग्जांपल याद कर लेना, शॉपिंग वाला एग्जांपल याद कर लेना, कुछ भी कर लेना। मतलब अचानक से भगवान का कोई भी आशीर्वाद प्रसाद है वो तो मेरे लिए गेन है। हाँ, करेगा ही नहीं तुम खर्चा। सपोज सपोज तुमको ऐसा लगता है कि मिल्क प्रोडक्ट मार्केट में बिक सकता है, मतलब बटर मिल्क यू कैन सेल इन द मार्केट फॉर ₹10, बट उसको बेचने के लिए तुमको खर्चा करना पड़ेगा 12 रुपए का। तुम फेंक देगा। नहीं, जैसे कि हाँ, कोई बाई प्रोडक्ट या तो उसके लिए जैसे कि हम लोग को मशीन ये सब परचेज करना पड़ रहा है। क्यों करेगा मशीन परचेज? आप बोले तो वो फिल्टर करना पड़ेगा। वो तो जो खरीद रहा है राख उसके लिए तो रॉ मटेरियल ही है। हम लोग तो बेच रहा है खाली, हमारा तो इंटेंशन ही नहीं है ऐश डेवलप करने का। एक दूसरा कंपनी होता है। दूसरा को बेचेगा। हाँ। हम्म। हाँ, ऑब्वियसली एक बात सोचो, तुम्हारा इंटेंशन नहीं था बनाने का कुछ भी, तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं है। जैसे कि सपोज कभी कभी क्या होता है कि बहुत जन फेक कॉल करता है कि आपको लॉटरी लगा है 10 लाख रुपए का, उसके लिए आपको इतना रुपए भेजना पड़ेगा। तुम भेजता है क्या? नहीं ना, कि भाड़ में जाओ ऐसा। सिमिलरली यदि आपका एक बाई प्रोडक्ट निकला है एंड आपको लगता है इसका रेडीमेड मार्केट है, मार्केट में वो सेल हो सकता है, बट उसको सेल वैल्यू है सपोज 10, सेल करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा 12 रुपए। बेवकूफ है क्या? नेट ₹2 का लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा बेटर है जाओ डस्टबिन में गिरा दो, क्योंकि वैसे भी बनाने में कॉस्ट क्या लगा? 0। अब तुम और 12 रुपए का खर्चा करेगा और बेचेगा 10 रुपए, तो 2 रुपए का लॉस हो गया ना। तो क्या फायदा ऐसा कॉस्ट करके? ये सारा जो फंडा है ना, ये कॉस्टिंग में सीखेगा। ये आएगा आपके पास में डिसीजन मेकिंग में कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या भाई। जब आप जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट बोल के एक चैप्टर है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में, वहां पे अपन सीखेगा कि जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब हो गया एक साथ में कुछ प्रोडक्ट बना रहे, अचानक से एक नया प्रोडक्ट बन गया, तो उसका कॉस्ट एलोकेशन कैसे करोगे, और क्या आपको बाई प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो सारा कंसेप्ट आएगा आपके पास में। बट एट द इंटर लेवल पहले अपन फाउंडेशन तो क्लियर कर ले, फिर पढ़ेगा कॉस्टिंग बहुत अच्छे से। बड़ा मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। आई बिलीव फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मोर इंटरेस्टिंग है कॉस्टिंग। आप हर एक चीज को कनेक्ट कर पाएगा, फिगर्स है, क्योंकि वहां कोई वैसा नहीं है कि आपको डेबिट क्रेडिट इधर उधर इतना फॉर्मेटिंग का, वहां जस्ट कैलकुलेशंस है एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस है एकदम। तो मजा भी आएगा वहां पे।
क्या यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? तुमको पता है इससे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कुछ है भी नहीं. दैट इज एवरीथिंग इन योर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी. अब बस जब बड़ा क्वेश्चन आता है आपको क्या बोलेगा, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट. तो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन अच्छे से पढ़ लेना, क्या वो मैन्युफैक्चरर है या वो ट्रेडिंग एंटिटी है. इफ मैन्युफैक्चरर है तो बिना बोले हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है. ठीक है, बिना बोले हम लोग क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा एंड देन ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट. आई होप कंसेप्चुअली आप लोग एकदम क्लियर है. अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ आइटम देख के इफ नहीं लिखा हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग, तो क्वेश्चन आपको बोलेगा प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तब क्वेश्चन खुद बोल देगा आपको. तो हाँ, अब वो बोल रहा था कि अब अपन यूनिट टाइम रिलायबल वैल्यू है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग का डेबिट साइड आ जाएगा, राइट? क्यों आएगा डेबिट साइड? अभी तो क्रेडिट क्रेडिट साइड में कॉस्ट में से माइनस कर देगा. क्रेडिट हाँ. मैसेज हो रहा है क्रेडिट. तो फिर जो 2 रुपए है, वो हाँ, वाला ये भी कहीं नहीं आएगा ना. हमने रफ में इसको 10 में बेचा, 2 रुपए का खर्चा एडजस्टमेंट कर दिया ना सीधा. नेट इंपैक्ट सिर्फ 8 रुपए का आएगा इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मतलब कि ना तो पीएनएल ना तो कहीं नहीं, सीधा 8 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से माइनस हो जाएगा. कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो अपने को एक सेशन और लगेगा जिसके अंदर अपन क्या करेगा, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेगा. बट आपका टास्क रहेगा जितना आज हमने डिस्कस किया उसको अच्छे से फिर से पिक्चराइज करना, लॉजिक्स को फिर से रिकॉल करने का कोशिश करना एंड जितना नोट्स हमने लिखा उसको सब कुछ अच्छे से पढ़ना तुम लोग. ठीक है, तो आराम से इजीली आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जब भी अब एग्जाम में आएगा 110% आपका करेक्ट होगा. ठीक है, सर्टेन क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में 2-3 क्वेश्चन करेगा, पूरा रिदम हो जाएगा. तब तक आपका टास्क मैंने आपको बोला है एंड किसी का कोई भी डाउट रहेगा तो वो मेरे से पूछ सकेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना या फिर आराम से कभी भी पूछ लेना. क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हम बोल रहे हैं क्लास में हम कल मैंने क्लास कर